गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो राइट, जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था कि आज हम एक छोटी सी क्लास क्विक रिवीजन की साइटोलॉजी वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका वन लाइनर की फॉर्म में हम फटाक फटाक आंसर देने वाले हैं। क्योंकि पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, फिर मैंने ऑप्शंस के साथ भी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी। अब बच्चा एक फाइनली हम एक समराइज करके सारी चीजों को 20 से 25 क्वेश्चन हैं जिनको वन लाइनर की फॉर्म में अगले 20 से 25-30 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे, जो अलग अलग एग्जाम में इसी तरीके से पूछे गए हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं जो रेलवे ने पूछा है, राइट। तो बच्चा ये साइटोलॉजी वाले चैप्टर की आज की जो क्लास है वो है साइटोलॉजी वाले चैप्टर की अपनी जो वन लाइनर क्वेश्चंस की क्लास है, राइट। चलिए फिर आइए जल्दी से लाइव। संदीप आ चुके हैं, आकांक्षा, जय, भानुशाली, राहुल, पंकज, आकाश सिंह राठौड़, पंकज त्रिपाठी, उसके बाद है अंजनी गुप्ता, राहुल, आकांक्षा शर्मा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो साफ साफ लिखा हुआ बायोलॉजी वन लाइनर क्वेश्चंस की क्लास है, वो भी साइटोलॉजी वाले चैप्टर की। कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा सटीक आंसर देना है और थोड़ा सा रैपिड फायर की फॉर्म में। क्योंकि हमने इससे पहले बहुत अच्छे से हमने वन लाइनर से पहले हमने ऑप्शंस के साथ भी आपके दो क्लास की प्रैक्टिस करवा दी है। तो आज आप बहुत फास्ट हम वन लाइनर के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। चलो क्वेश्चन क्या है? विच बायोलॉजिस्ट फर्स्ट गिव द नेम सेल? कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल शब्द को दिया था? कोशिका शब्द को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? जरा आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। आपको पता है कि सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी या सेल की खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इन 1665 रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी और इन्होंने सबसे पहले लैटिन भाषा में सेल को सेला बोला था। क्या बोला था? सेला। और उसके बाद इन्होंने सेला को आगे क्या शब्द में परिवर्तित कर दिया? सेल में, जिसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो बच्चा अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए विदाउट ऑप्शन भी आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। क्या ये सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी और इन्होंने सेल का पहले नाम रखा सेला और देन सेला को आगे चलकर चेंज कर दिया गया, किसमें? सेल में चेंज कर दिया गया। और सेला एक लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट एनिमल सेल फ्रॉम प्लांट सेल? कौन सी संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अब आप कहोगे मैम ये तो ऑप्शन से होने वाला है। नहीं, आपके दिमाग में इसका आंसर आ चुका है आपके पास। कौन सी सेल है जो एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करती है? कुछ बच्चे यहां पर आंसर करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होगा। सेल वॉल तो कब होगा? सेल वॉल जब होगा जब प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करोगे। तो भैया प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफर है, कैसे अलग है? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल में तो सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। लेकिन बच्चा यहां पर दिया है कि एनिमल सेल प्लांट सेल से अलग कैसे है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से अलग कैसे है? तो इसका आंसर आप करोगे प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोजोम। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोजोम जो तारक केंद्र होता है उसकी वजह से। मैंने आपको ऑप्शंस वाली क्लास में भी पढ़ाया था कि जो सेंट्रोजोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। तारक केंद्र जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। इसलिए जो एनिमल सेल है वो प्लांट सेल से अलग होती है। जबकि प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफर है? तब आप कहोगे द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है। इसलिए मैं वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चंस लेकर आई हूं ताकि आपको बिना ऑप्शंस के भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चा व्हाट इज द कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का ऊर्जा घर या एनर्जी हाउस किसे कहा जाता है? सेल का एनर्जी हाउस हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन को। माइटोकॉन्ड्रियन को अगर आप एक लिख रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रियन होगा, अगर आप ज्यादा लिख रहे हैं प्लूरल्स बना रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। जिसे हिंदी में सूत्र कणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी बनता भी है और एनर्जी सूत्र कणिकाएं एनर्जी बनता भी है और एनर्जी स्टोर भी होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया आपके जो जूते होते हैं, जूते का जो सोल होता है, तलवा होता है, उसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर यहाँ पर क्रिस्टे वाले पार्ट में एटीपी बनता भी है और स्टोर भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो ऊर्जा होती है वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और जिसके रिजल्ट में क्या बनता है? एनर्जी। और जो एनर्जी बनता है उसको नाम क्या देते हैं? उसे एटीपी का नाम देते हैं। सभी बच्चे ऑलमोस्ट सही आंसर कर रहे हैं। सुरभि, पंकज, आकांक्षा सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन द सेल? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बहुत अच्छे से कि सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री हम किसे बोलते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। और ये राइबोसोम कहां होते हैं? तो बच्चा एक और पढ़ा था हमने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर भी राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम सेपरेट भी साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। तो बच्चा राइबोसोम को प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री कहते हैं और ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी प्रेजेंट होते हैं। इसलिए राइबोसोम और आरईआर दोनों ही काम क्या करते हैं? प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण करना और उसका संश्लेषण करने का काम ये दोनों ही हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली? आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हटा दो, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली? सेल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? सेल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आप जानते हैं कि सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? नन अदर देन न्यूक्लियस। जो केंद्रक होता है वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एनी सेल। केंद्रक सबसे बड़ा है और केंद्रक के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे छोटा पूछे, स्मॉलेस्ट पूछे, देन आपका आंसर क्या होगा? राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा न्यूक्लियस केंद्रक होता है। और न्यूक्लियस को ही हम सेल का ब्रेन या सेल का मैनेजर कहते हैं, बिकॉज यही कंट्रोल करके रखता है पूरी की पूरी सेल को। आइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से आप थ्योरी वाली क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल के जो सबसे बाहर की तरफ इस तरीके से जो कवर लगा हुआ होता है, सबसे बाहर वाला आवरण होता है, उसका नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं सेल वॉल। उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये कोशिका भित्ति सबसे आउटर कवरिंग होती है, किसकी होती है? तो आप बताएंगे प्लांट सेल की होती है। और ये सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। और ये जो सेल वॉल है इसका काम क्या होता है? शेप देना, आकार और आकृति को मेंटेन करता है, आकार और आकृति देता है और इसके साथ साथ ये कवर है तो हल्का फुल्का प्रोटेक्ट भी करता है सेल को। और प्लांट के अंदर ये सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? तो आप कहेंगे ये सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। जो प्लांट सेल होती है, जो पादप कोशिका होती है, उसके सबसे बाहर वाली कवरिंग सेल वॉल होती है और वो किसकी बनी हुई होती है? वो सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द डेंस नेटवर्क ऑफ फाइन ब्रांच्ड मेम्ब्रेन एंड इरेगुलर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज, सेल के अंदर इस तरीके से जो बहुत सारी मेम्ब्रेन के नेटवर्क बना है उसे क्या कहा जाता है? सेल के अंदर इस तरीके से बहुत सारी जो मेम्ब्रेन का नेटवर्क बना है, जो झिल्लियों का जाल बना है, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसे कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन का जो नेटवर्क बना हुआ है, बहुत सारी जो आपकी झिल्लियों का जाल बना हुआ है, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेटवर्क का मतलब होता है जाल। तो बहुत सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो जाल है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसकी खोज पोर्टर द्वारा की गई थी। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, RER एंड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे मैम इतनी स्पीड में क्यों पढ़ा रही है? क्योंकि बच्चा एक रैपिड फायर खेल रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। ये तो आपको तुरंत 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 आपको याद होने चाहिए, सब पढ़ा चुकी हूं मैं। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट आर मेनली फाउंड इन। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जिन्हें हम एवर्नी लवक कहते हैं, है ना, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं, प्लांट के किस हिस्से में ज्यादा होते हैं? तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज्यादा प्लांट की जड़ों के अंदर होते हैं, रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर। बिकॉज इनका काम क्या होता है, स्टोरेज का, ये स्टोर करने का, किसी ना किसी चीज का संग्रहण करने का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो मेनली प्रेजेंट होते हैं वो एक प्लांट की जड़ों के अंदर होते हैं और इनका काम होता है स्टोरेज का, संग्रहण का, किसी ना किसी चीज का स्टोर करते हैं। और स्टोरेज के आधार पर हम ल्यूकोप्लास्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, जो आगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव कलर्स टू फ्लावर्स एंड सीड्स। जो फ्लावर हैं और जो फ्रूट हैं, मतलब जो फल और फूल है, उनको बहुत सारे आकर्षित कलर हैं, रंग, अलग अलग कलर के रंग कौन देता है? आप देखते हैं गेंदे के फूल का अलग कलर है, पपीते का अलग है, बैंगन का अलग है, करेले का अलग है। ऐसे ही आप देखते होंगे सूरजमुखी के फूल का अलग कलर होता है, गुलाब के फूल का अलग कलर होता है, ऑर्चिड का अलग कलर होता है। तो प्लांट के अंदर जो इतने सारे आप अलग अलग कलर के क्या देख रहे हैं, आप रंग देख रहे हैं, है ना, जो फ्लावर में भी होते हैं, फ्रूट में भी होते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? वो पिगमेंट्स की वजह से। और ये सारे कलर के पिगमेंट किसके पास होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या देता है? सारे डिफरेंट रंग बिरंगे फूल और फलों को रंग देता है। आप में से एक बच्चा लिख रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, यहां पे ग्रीन नाम नहीं दिया है। ग्रीन कलर, अकेला ग्रीन कलर आए तो आपको क्लोरोप्लास्ट करना है, लेकिन अलग अलग कलर के डिफरेंट कलर दे रखा है यहां पे, तो बच्चा वो किसकी वजह से होता है? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोवाइड्स ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनको हरा रंग कौन देता है? तो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर वाले पिगमेंट्स होते हैं, और वो ग्रीन कलर वाले पिगमेंट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं बच्चा, ग्रीन कलर वाले पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हरे रंग वाला पिगमेंट है जो किसके पास होता है? क्लोरोप्लास्ट के पास। और इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? वो बैग जो फट जाता है और अपने आप को भी मार लेता है और जिस सेल के अंदर होता है उसे भी मार देता है, इसे कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम एक बैग है जो बैग फट जाता है और जिसके फटने के कारण खुद तो मरता ही है, जिस सेल में होता है उसको भी नष्ट कर देता है, इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच डिफरेंस इज फाउंड बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इस बार प्लांट पहले है, एनिमल बाद में है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है? आप जानते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंस होती है सेल वॉल की। सेल वॉल इसका आंसर होगा। प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफर है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। जो गोल्गी बॉडीज होते हैं, जो गोल्जी काय होते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है? उनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। सेल के अंदर जो अलग अलग बिखरा हुआ प्रोटीन होता है, उस सारे प्रोटीन की पैकेजिंग करना। क्या करना? पैकेजिंग करना, उस प्रोटीन को बांधना और साथ में उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना। जहां पर भी जिस हिस्से तक पहुंचाना है वहां पर उसको स्थानांतरित करके आ जाओ। जो प्रोटीन अलग अलग पड़ा है उसकी पैकेजिंग कर दो, पैकेजिंग करके उसको पैक करके और उसको ट्रांसपोर्ट करके आ जाओ। तो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू द, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिक कंटेन डीएनए। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग हटा दो, पूछ रहा है कौन सा कोशिकांग है जिसके पास डीएनए होता है। आप जानते हैं डीएनए कहां कहां होता है? एक तो सेल के न्यूक्लियस केंद्रक के पास होता है, उसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रियन होता है, माइटोकॉन्ड्रियन के पास भी खुद का डीएनए होता है, और उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट जिसे आप हरित लवक बोलते हैं, इन तीनों के पास खुद का डीएनए होता है।
न्यूक्लियस में तो होगा ही होगा, ऑफ कोर्स होगा ही होगा। न्यूक्लियस को छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास खुद का डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल वॉल इज, कोशिका भित्ति क्या होती है? आप जानते हैं सेल वॉल होता है सबसे आउटर कवरिंग। सेल वॉल क्या है? आउटर कवरिंग है, सबसे बाहरी आवरण है। काम क्या है? साइज और शेप को मेंटेन करना, आकार और आकृति को मेंटेन करना। और बच्चा सेल वॉल किस किस में होता है? बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, एक बैक्टीरिया की सेल के चारों तरफ सेल वॉल होता है। उसके बाद प्लांट सेल में भी होता है, एल्गी शैवाल की कोशिका में भी होता है, फंगी फफूद की कोशिका पर भी होता है। लेकिन हमारी सेल के पास ये सेल वॉल नहीं होता है, ये सेल वॉल नहीं होता है। द इनर फोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ जो ये फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, इन फोल्डिंग को क्या कहते हैं? इन फोल्डिंग को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ इस तरीके से जो फोल्डिंग होती है इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और यहीं पर क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। किसके अंदर? एक प्रोकैरियोट्स में या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यह होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो आप क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, जबकि एक यूकैरियोटिक सेल में बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, जिनका काम क्या होता है? एनर्जी बनाना और बना के उसे स्टोर करना, राइट। और प्रोकैरियोटिक सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसकी जगह कौन ये काम करता है? तब आप लिखेंगे मीजोजोम्स। कौन होते हैं? मीजोजोम, मीसोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया था? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितना भी सॉलिड और लिक्विड वाला पार्ट है उस सारे पार्ट को आप प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। किसी भी कोशिका की कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी तरल और ठोस पदार्थ है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। और क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने किया था? तो आप कहेंगे पुरकिंजे। पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को एक्सप्लेन किया था। इसको सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द को बताया था कि प्रोटोप्लाज्म होता है। देखो रॉबर्ट हुक ने कह दिया सेल होता है, लेकिन आप बात ये आई थी कि सेल के अंदर क्या होता है, तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। और ये प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया, पुरकिंजे ने। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, हुज स्टेटमेंट इज दिस? किस महान साइंटिस्ट ने यह कहा था कि जो जीव द्रव्य होता है वो जीवन का भौतिक आधार है? बच्चा सेल को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। जबकि अगर आपसे पूछ ले फिजिकल बेसिक यूनिट किसे कहते हैं, भौतिक आधार किसको माना गया है, तब आप बताएंगे प्रोटोप्लाज्म को माना गया है। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है और जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। भौतिक आधार किसको माना गया है? प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव्य को। और ये बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा गिवन है? हक्सले। हक्सले नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था सबसे पहले। बच्चा पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द यूज किया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, जबकि हक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य सभी जीवों के शरीर की भौतिक इकाई है। जबकि रॉबर्ट हुक ने कहा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेड द मॉडल ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था इस तरीके से, तो ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रेजेंट किया था? सबसे पहले डीएनए द्विकुंडलित होता है, दो कुंडलियां होती हैं 1 2, तो ये द्विकुंडलित मॉडल, ये आपका जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। ये एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये एसएससी का बायोलॉजी वाले पार्ट का, राइट। तो आप बताएंगे कि वॉटसन एंड क्रिक द्वारा सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय। सेल की जो फंक्शनल एक्टिविटी होती है, कंट्रोलर कौन है सेल का? सेल का कंट्रोलर कौन होना चाहिए? सेल का कंट्रोलर होता है न्यूक्लियस। कौन होता है बच्चा? केंद्रक होता है। सेल का कंट्रोलर कौन है? न्यूक्लियस है। या सेल का मैनेजर कौन है? न्यूक्लियस है। यही आपसे पूछना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड द टर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम शब्द किसने सबसे पहले दिया? क्रोमोसोम टर्म पूछा है वेल्डियर नाम के साइंटिस्ट ने। वेल्डियर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्रोमोसोम शब्द को यूज में लिया। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरप्लाज्मिक लैटिस डिस्कवर्ड। अंतःप्रद्रवी जालिका जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने। पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। ऑल्टमन ने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। डी डुवे ने की थी लाइसोसोम की। पैलाडे ने की थी आपके राइबोसोम की। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिस्चर ने। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, है ना बच्चा। ऐसे ही जीन की खोज सबसे पहले जॉनसन ने की थी। ये सारी डिस्कवरियां आपको याद होनी चाहिए, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय। ये तो आप जानते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? जरा फटाक से क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी? इतने में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ये तो आपका स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आउट ऑफ चैप्टर क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलो, नलैंड रोस्क ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। नल एंड रोस्क ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है? इन विच द रियल न्यूक्लियस इज एब्सेंट। कौन से टाइप के सेल में वास्तविक न्यूक्लियस का अभाव होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग ही क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराने प्रकार का। इमैच्योर न्यूक्लियस या तो है ही नहीं या इमैच्योर है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक का अभाव होता है, जबकि एक यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जबकि एक यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो ये आपको क्लास कैसी लगी आप बताना ना भूलें। एक काइंड ऑफ रिवीजन रैपिड फायर की फॉर्म में मैंने छोटी सी क्लास ली आज आपकी 25 से 26 मिनट की, जिसमें आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो गया होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चा हर एक एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ सेल डिवीजन के रैपिड फायर के क्वेश्चन लेकर आऊंगी। चलिए फिर आज के लिए इतनी ही है। थोड़ा सा रैपिड फायर के फॉर्म में खेला है ये हमने, ताकि आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर तुरंत जैसे मुझे याद आए आपको भी याद हो जाए। इसके लिए आपका जो थ्योरी वाला पार्ट होता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। मेरे को कैसे याद है? बिकॉज मेरी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपका भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग होगा। देन आपने कुछ ऑप्शंस के साथ भी क्वेश्चन लगाए होंगे, देन लास्ट में आप आइए वन लाइनर पे, है ना। तो ऐसी मैं छोटी छोटी क्लास भी आप लोगों के लिए बीच में रखती रहूंगी, जिससे आपको बिना ऑप्शन के भी पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, कभी कभी ऑप्शंस पे आप 2-3 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला सवाल ही नहीं है अगर आप ऐसे विदाउट ऑप्शंस करेंगे तो। ठीक है बच्चा, चलो फिर आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।